Hello students, in this video we will learn about the chemical properties of haloarenes or we will discuss about the chemical properties of haloarenes. तो सबसे first of all यदि if we compare the reactivity of haloalkanes and haloarenes, we found the haloarenes are less reactive than haloalkanes. जो haloarenes होते हैं, haloarenes are chemically लेस रिएक्टिव, ये हेलो एल्केन के कंपैरिजन में कम पाए जाते हैं देन हेलो एल्केन. तो वाई, अब क्वेश्चन है ये लेस रिएक्टिव है कि वाई द हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन. हेलो एल्केन के कंपैरिजन में हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी कम क्यों पाई जाती है? तो इट इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न. एक तो सबसे फर्स्ट इसका रीज़न है रेजोनेंस इफ़ेक्ट. मेन इसका कारण है केमिकली लेस रिएक्टिव होने का मेन कारण है रेजोनेंस इन हेलोएरीन्स. हेलोएरीन्स में रेजोनेटिंग इफ़ेक्ट पाया जाता है. तो वैसे हम क्या मान के चलते हैं कि हेलोएरीन्स में जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है या ब्रोमीन जुड़ा या जो भी हेलोजन एटम है, ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या है अपनी ओर अट्रैक्टिंग नेचर के होते हैं. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं. तो यदि इन पर जैसे क्लोरीन है, ये हमने एग्जाम्पल के रूप में ले रखा अभी, तो कैसे रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है. क्लोरीन के ऊपर आउटर मोस्ट पर यहाँ पर 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मीन्स 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर क्या होते हैं, डीलोकलाइज होने स्टार्ट करते हैं. तो डीलोकलाइजेशन होगा क्लोरीन का 1 2 3, ये इधर से इधर जाएगा, इधर पर होगा, और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग इधर पर ये शिफ्ट कर जाएगी. तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा इस तरह से, या इसको इधर पर भी बना सकते हैं जैसे हमने इधर से इधर शिफ्टिंग किया हुआ है. तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस क्लोरीन के ऊपर, और क्लोरीन ने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, रिंग को दे दिया, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर पर, ये फिर इसमें डीलोकलाइज होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फिर कम देखने को मिल रही है, तो ये यहाँ पर पहुँच गया, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर की ओर आ जाएगा. ये यहाँ पर अभी क्लोरीन पर डबल बॉन्ड ही रहेगा. फिर इसके बाद ये फर्दर और भी आगे शिफ्टिंग हो सकती है इसकी, क्योंकि डीलोकलाइजेशन है तो पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो जाता है. अभी तो मतलब ये सिर्फ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, यहाँ पर तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं. ये 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मतलब एक हो गया, इसी तरह से सेकंड पेयर के द्वारा भी सेम स्ट्रक्चर बन सकते हैं, थर्ड पेयर के द्वारा भी इतने ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे. तो ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, जो कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एंड क्लोरीन एटम पजेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर. यहाँ पर देखिए तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. मीन्स यदि आप इन 4 स्ट्रक्चर या इन 5 को यदि कंपेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला यहाँ पर ज़्यादा है. तो कार्बन जो क्लोरीन बॉन्ड है, एक्चुअल में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पजेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. और जैसे आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है, मीन्स वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगती है. तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो थर्ड स्ट्रक्चर 4 और 5 इनका ज़्यादा होगा परसेंटेज यदि निकालेंगे. तो इसलिए यहाँ पर प्योर जो है सिंगल बॉन्ड नहीं होता है. तो द बॉन्ड एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएरीन्स इज़ डिफ़िकल्ट. बॉन्ड में यहाँ पर क्लीवेज, इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू हेलोएल्केन्स, क्योंकि हेलोएल्केन्स में तो क्या होते हैं और आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बॉन्ड जो क्लीवेज है सिंपल होता है. तो ये कारण होता है कि दे आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स, किसकी तरफ, हेलोएरीन्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव हैं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज़। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज़ जो है इन पर अटैक नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज सिर्फ क्लोरीन पर होता है। क्लोरीन लेकिन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होगा, तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पाई जाती है। और रिंग पर भी अटैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि रिंग पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं है। रेजोनेंस के कारण और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये इसलिए हैलोएरिन्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव है। दूसरा रीज़न इसका ये भी है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। इसको यदि आप कंपेयर करते हैं, यहाँ पर यदि आप हेलो एल्केन ले रहे हैं, तो हेलो एल्केन में जैसे RCH2X, और यदि यहाँ पर हैलोएरिन्स है तो इसमें R जैसे बेंजीन, मतलब ये सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, ये एक्चुअल में यहाँ पर जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, लेकिन हेलो एल्केन में जो जुड़ा हुआ है इस कार्बन का होता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। तो sp2 में ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पर बड़ी होती है, जबकि हैलोएरिन्स में ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। मतलब दिस बॉन्ड जो CX बॉन्ड होता है यहाँ पर हैलोएरिन्स में, वो क्या होता है, स्मॉलर देन द CX बॉन्ड ऑफ हेलो एल्केन। और जब आप जानते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, S कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा है, S कैरेक्टर मतलब इस कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, देयरफॉर इट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स विथ लेस S कैरेक्टर। यहाँ पर S कैरेक्टर 25% है, जबकि इसमें 33% है। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को मोर टाइटली हेल्ड, स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करके रखते हैं, हेल्ड करके रखते हैं। और ये बॉन्ड लेंथ इस वजह से छोटी होती है। छोटा बॉन्ड मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या होगा, इसको ब्रेक करना ईजी नहीं है। तो ये भी एक कारण है। जैसे इसमें यदि आप इस CX बॉन्ड लेंथ यदि मेज़र करते हैं तो ये 177 पिकोमीटर की पाई जाती है, लेकिन यदि आप ये हैलोएरिन्स में इसको कंपेयर करते हैं तब ये बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर की पाई जाती है। तो दोनों ही केस में मतलब जो एक रेजोनेंस भी है और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये भी चेंज होने से इसकी रिएक्टिविटी, हैलोएरिन्स क्या होते हैं, वो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है CX बॉन्ड, इस वजह से भी रिएक्टिविटी कम पाई जाती है। अच्छा, तीसरा ये भी एक कारण है कि पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। तो हैलोएरिन्स जो होते हैं और हेलो एल्केन्स, इनमें आपको ज़्यादा पोलर कौन सा CX बॉन्ड होगा, हेलो एल्केन्स में और हैलोएरिन्स में। जैसे अभी आपने ये पढ़ा हुआ है जस्ट इसके पहले कि ये CX है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट होती है, इसलिए दिस कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन किसके बजाय RCH2X। मतलब ये जो कार्बन है इस कार्बन के बजाय में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करेगा। ये हैलोजन तो ऑलरेडी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, तो ये भी अपनी ओर विड्रॉ करेगा। मिस यहाँ पर कार्बन से हैलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं जाएंगे। मीन्स यदि हम ये बॉन्ड यहाँ पर ले लें, ये कार्बन है और ये वो हैलोजन है C है, तो यहाँ पर यदि इतने इलेक्ट्रॉन प्रोसीड कर रहे हैं तो इस वाले में जबकि क्या होगा, ये यहाँ पर यदि जैसे जैसे एल्काइल इफेक्ट बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है इसकी, तो ये बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा पोलर होता है हेलो एल्केन्स का। और पोलर बॉन्ड इजीली क्या हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन में या दूसरे किसी सॉल्वेंट में ब्रेक हो सकता है, जबकि हैलोएरिन्स में ये ड्यू टू द लेस पोलर मतलब CX बॉन्ड इन हैलोएरिन्स इज़ लेस पोलर, ये इसकी पोलैरिटी कम पाई जाती है। और ये लेस पोलैरिटी होने के कारण X को हम X नेगेटिव आयन के रूप में यहाँ से रिलीज करना
इतना आसान नहीं है जितना कि हैलो एल्केन्स में होता है। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब कार्बन के द्वारा डोनेट किए जाते हैं हैलोजन को, इसलिए वहाँ ज़्यादा पोलैरिटी होती है और यहाँ पर कम। मीन्स यदि आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो जो ये CCl बॉन्ड इन हैलो एरीन्स होता है, इसका यदि पोलैरिटी मेज़र करेंगे तो 1.73 डिबाई है, जबकि इस वाले में 2.05 डिबाई होती है हैलो एल्केन्स में पोलैरिटी। तो हैलो एल्केन्स की पोलैरिटी ज़्यादा है, इसलिए उसको जल्दी आयोनाइज किया जा सकता है। एक फोर्थ रीज़न इसका ये भी है कि वो है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। आपने जैसे हैलो एल्केन्स में क्या पढ़ा हुआ था यहाँ पर कि हैलो एल्केन्स में यदि रिएक्शन किसके द्वारा प्रोसीड होती है, SN1 के द्वारा, तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ये RCHR कार्बोकैटाइन बना लेता है। ये कार्बोकैटाइन बनने से क्या होता है, एंड दिस कार्बोकैटाइन जो होते हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज होते हैं। लेकिन ऐसा हैलो एरीन्स में एक्चुअल में नहीं होता है। हैलो एरीन्स में यदि आप देखेंगे तो जो बेंजीन रिंग है, ये क्लोरीन मान लीजिए, कोई भी हैलोजन एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के यदि अलग होना चाहे और किसका फॉर्मेशन करे, ये फिनाइल कैटाइन का, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्लोरीन। लेकिन इस फिनाइल जो है, ये फिनाइल कार्बोकैटाइन बना हुआ है, डज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसीलिए फिनाइल मीन्स कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये है फिनाइल कार्बोकैटाइन। तो इन हैलो एरीन्स द कार्बोकैटाइन डज नॉट फॉर्म, देयरफॉर SN1 रिएक्शन कैन नॉट अकर। यहाँ पर हम SN1 रिएक्शन जो है होती है ये इसमें नहीं पाई जाती है। मीन्स इसकी सभी रिएक्शन किसके द्वारा प्रोसीड होती हैं, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा, SN1 इसमें नहीं होता है बिकॉज द हैलो एरीन्स नॉट फॉर्म्ड फिनाइल कैटाइन। ये फिनाइल कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और यदि होता है तो इनका स्टेबलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें कार्बोकैटाइन बनाने की क्षमता बहुत ही कम होती है। तो ये भी एक मेन रीज़न है इसका रिएक्टिविटी का, कि ये रिएक्टिविटी इसमें कम क्यों पाई जाती है। और एक रीज़न इसका और है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो नहीं हो रही है उसका एक कारण ये भी है, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। क्योंकि जो हैलो एरीन्स हैं या बेंजीन है, इट इज़ आल्सो एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 3 पेयर्स ऑफ जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन रिच हैलो एरीन्स होते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं दे आर आल्सो न्यूक्लियस लविंग, उनको चाहिए जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ अटैक करना है, क्योंकि उनके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच है, वो भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेन करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो सेम चार्ज जो होते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच दोनों स्पीसीज होने के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन के कारण जो ये वहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाते हैं बेंजीन रिंग तक। और इस यही कारण है कि जो हैलो एरीन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मेनली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसके प्रति ये बहुत ही लेस रिएक्टिव नेचर के पाए जाते हैं। तो लेकिन फिर भी ड्रास्टिक कंडीशन में क्या हो सकता है, एराइल जो हैलाइड्स हैं, हैलो एरीन्स हैं, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मल कंडीशन पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बट ड्रास्टिक कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर टेम्परेचर प्रेशर जो भी है कैटालिस्ट, इनके प्रेजेंस में फिर भी रिएक्शन हो सकती है। तो जैसे ये तो थे लेस रिएक्टिव नेचर के, आगे है इसमें कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द हैलो एरीन्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली जो एराइल हैलाइड हैं या हैलो एरीन्स हैं दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ओनली, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जनरली इसके ऊपर पास में आना नहीं चाहता है,
फिर भी हम यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन को जैसे करा सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें सब्स्टिट्यूशन था, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इससे फॉर्मेशन होगा फिनॉल का। कैसे होगा उसको देखिए, जैसे ये है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लीजिए एट 623 केल्विन टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, एंड प्रेशर जो है 300 ATM, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है, और 623 केल्विन जो है लगभग टेम्परेचर चाहिए। तब जाकर के किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ये ONA, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो रिएक्शन है फॉलोड बाय द विद द डाइल्यूट HCl, इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बना लेगा, और ये बन जाएगा फिनॉल माइनस NaCl, और यहाँ पर भी है माइनस HCl यहाँ रिमूव, सॉरी NaCl ही रिमूव होगा एक, क्योंकि सोडियम है क्लोरीन है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे माइनस H2O। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, एंड सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl या ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल। इसको हम एसिडिफाई कर देंगे जिससे ये फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। दिस रिएक्शन और दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। तो ये डाउस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल, और यही रिएक्शन हम आगे यूज करेंगे किसके रूप में, जब हम फिनॉल का पढ़ेंगे तो उसके लिए ये प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा फ्रॉम हेलो एरिन्स। हेलो एरिन से किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, और इससे फॉर्मेशन होगा फिनॉल का, वो एनिलीन का, जैसे क्लोरोबेंजीन है रिएक्ट विद, इसके लिए हम इसको अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन जनरली लेते हैं अमोनिया का, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे विद क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। तो एज ए कैटालिस्ट भी वर्क करता है और एज ए रिएक्टेंट भी यहाँ पर काम कर रहा है, दोनों तरीके से काम करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 क्लोरीन चाहिए पड़ेंगे, 2 क्योंकि कॉपर 2 है इसलिए। और इस रिएक्शन को यदि हम हीट कर दें एट 475 केल्विन, इतने पर हीट करेंगे, और प्रेशर ज़रूरत पड़ती है लगभग 60 ATM प्रेशर की। तो ये कॉपर इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, कॉपर क्लोराइड बना लेगा, और NH2 इधर पर आ जाएंगे टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिलीन। तो एक तो एनिलीन बन गया, दूसरा क्यूप्रस क्लोराइड बन जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन है तो ये H2O के रूप में भी रिमूव हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन को जब हम अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, इट फॉर्म एनिलीन, इससे एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। तो जैसे यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन लिया हुआ है, इसको रिएक्शन कराएंगे कॉपर साइनाइड, वहाँ पर हम हेलो एल्केन्स को रिएक्शन करा रहे थे पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो साइनो एल्केन मिलते हैं, नाइट्राइल मतलब मिलते हैं, और साइनो कंपाउंड। ये सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया तो आइसोसाइनाइड कंपाउंड थे। यहाँ यदि हमें साइनो कंपाउंड चाहिए है तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा कॉपर साइनाइड, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन या फिर DMF। DMF मीन्स डाई मेथाइल फॉर्मामाइड, इस कंपाउंड को लेंगे या फिर पायरिडीन को लेंगे। एट 475 केल्विन पर हीट किया जाएगा टू फॉर्म साइनोबेंजीन। तो ये साइनो इधर आ जाएगा और कॉपर ब्रोमाइड। तो ये जो साइनोबेंजीन है, या इसको हम बेंजोनाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कार्बन यदि सिंगल है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजो बोलते हैं, या तो बेंजोनाइट्राइल लिखिए या फिर साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल। और ये साइनोबेंजीन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि यदि मान लीजिए हम इसको आगे क्या करते हैं, साइनोबेंजीन को लेकर के
और यदि आगे प्रोडक्ट बनाना चाहें तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। जैसे साइनोबेंजीन को यदि आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कब होगा, जब हम इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। मतलब वाटर ज़्यादा लेना है, एसिड कम लेना है, तब फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन है तो ये हो जाएगा COOH, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। यदि हमने इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो पार्शियल के लिए हमें फिर कंसंट्रेटेड HCl की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड, एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये रिएक्शन कैसी है, यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, पूरी तरह से हाइड्रोलाइज नहीं होगा। पार्शियल करते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा CONH2, मतलब ये मिल गया एमाइड, इसका नाम है बेंजामाइड। और यदि रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने से इसके लिए चाहे तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एथेनॉल, तब मिलेगा ये CH2NH2, मतलब ये एमाइंस मिल गया। तो बेंजाइल एमाइन के नाम से लिख सकते हैं, ये रिडक्शन करने पर मिलेगा। ये है बेंजोइक एसिड, ये है बेंजामाइड और ये है बेंजाइल एमाइन। तो यहाँ पर ये डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इससे ही मतलब हम साइनोबेंजीन से ही इसको फॉर्मेशन आगे भी कर सकते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड, पार्शियल से बेंजामाइड और रिडक्शन कर देंगे तो बेंजाइल एमाइन मिलेगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रोमोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन को बेंजामाइड में कन्वर्ट कीजिए, 2 स्टेप रिएक्शन हो जाएगी, या बेंजोइक एसिड में रिएक्शन कीजिए तो पहले वहाँ पर साइनाइड जोड़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन हेलोएरिन्स ऑन द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो हेलोएरिन्स की है, वैसे तो हम मानते हैं कि हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में दीज आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, ये लेस रिएक्टिव है। बट यदि मान लीजिए कि यहाँ पर हेलोएरिन्स में कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, तो किस तरह से उसकी रिएक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो जनरली जो है इलेक्ट्रॉन यदि आप विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो EWG यदि ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं बेंजीन रिंग से, तब उसकी रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में जैसे क्या हो सकते हैं, एक तो नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, COOH हो सकता है। इसके अलावा और यदि देखें तो जैसे हैलोजन एटम खुद भी मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर के होते हैं। तो जनरली दीज जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यदि मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पर, और ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब मान लीजिए क्लोरीन से अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने पर यह है हैलोजन बेंजीन रिंग है, कहीं पर भी लगा हुआ है, अभी ये पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्लोरीन पर क्या होगा, इससे रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वह घट जाएगी। और भी मतलब वैसे भी तो रिंग रेजोनेंस के कारण यहाँ पर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन ये फर्दर और भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। इससे क्लोरीन पर और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ऑर्थो मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके कारण से क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करना और थोड़ा सा आसान हो जाएगा और जो हैलोजन होता है उसकी रिएक्टिविटी मतलब हेलोएरिन्स की जो रिएक्टिविटी है वह बढ़ जाएगी। तो यदि मान लीजिए कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है तो EWG ग्रुप एक्टिवेट द या इंक्रीजेस द
हेलोवेरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है इसमें इसकी रिएक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देते हैं कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मीन्स यदि आप सिर्फ क्लोरोबेंजीन लिया है तो रिएक्टिविटी कम होगी, लेकिन यदि आपने नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिया हुआ है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और उसका इफ़ेक्ट इस तरह से होगा, जैसे यदि हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो ये जैसे क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यदि मेटा पोजीशन पर है कोई नाइट्रो ग्रुप, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है मेटा, तो इसकी रिएक्टिविटी यहाँ थोड़ा बढ़ेगी। नाइट्रो ग्रुप पर लगने से यह होता है कि दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। मेटा पोजीशन पर जो स्टेबलाइजेशन होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है, आई इफेक्ट। और यदि मान लीजिए कि ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर है तो रिएक्टिविटी और भी बढ़ेगी। और ऑर्थो और पोजीशन पर जो नाइट्रो ग्रुप आता है इसका स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस के कारण होता है, इनका होता है रेजोनेंस की वजह से, जबकि मेटा पर। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की यदि मान लीजिए कि संख्या बढ़ती जाएगी रिएक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। यदि यहाँ पर इन दोनों पोजीशन पर यदि आ जाए, एक ऑर्थो पर भी आ गया एक पैरा पर भी आ गया, तो रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। और यदि मान लीजिए कि तीनों पोजीशन पर आ गया, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तो रिएक्टिविटी और भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे यहाँ पर है नाइट्रो ग्रुप पैरा पर, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर दोनों हैं और भी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर 3 आ गए, 2 ऑर्थो और 1 पैरा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन एटम एक्टिवेट द एराइल हैलाइड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये उसे एक्टिवेट करते हैं। एंड as the number of electron withdrawing group at ortho and para position increases, the stabilization of the resulting carbanion, जिससे कार्बेनाइन बनेगा उसका स्टेबलाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू मोर जो है इनके रेजोनेंस, ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस वहाँ पर पाया जाएगा। लेकिन जो मेटा पोजीशन पर है रिएक्टिव तो ज़्यादा होगा क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में, बट इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये भी कम रिएक्टिव होगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का, यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यदि हम वहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल्स सेकंड प्रॉपर्टी है। एंड हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने पर जैसे आपने पढ़ा है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम तरीके से यहाँ पर भी यदि आप जनरली जैसे जब ब्रोमो या आयोडो ले रहे हैं तो रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमो बेंजीन लिया हुआ है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमो और आयोडो के केस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन ज़्यादा मतलब इसमें यील्ड देगा। और यदि हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, क्लोरोवेरिन्स ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की ज़रूरत पड़ेगी जिससे यील्ड ज़्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, वो भी रिएक्शन कर जाएगा, उसमें भी को प्रोडक्ट मिलेगा और ये हो जाएगा MgBr, मतलब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लोरोबेंजीन इसी तरह से यदि सेम तरीके से यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगा Mg इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान टू फॉर्म MgCl फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ दोनों ही हैं, जब भी हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी जो है यूजफुल होता है, बस ये है कि जब हम इसका यूज करें तो वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इनर्ट एटमॉस्फेयर में किसी के साथ, क्योंकि वो रिएक्ट कर सकता है यदि कोई दूसरी गैसेस है तो इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए और वहाँ ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिकम्पोज हो जाएगा मैग्नीशियम मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके। सेकेंड है रिएक्शन विद लिथियम।
लिथियम में जनरली ब्रोमो और आयोडो एरिन्स रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म, जैसे ये ले लिया हमने ब्रोमो बेंजीन रिएक्ट विद लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रेजेंस सेम ही रहेगा। लिथियम एक ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके लिथियम ब्रोमाइड और दूसरा फिनाइल लिथियम इसका फॉर्मेशन कर लेगा, तो इसका नाम होगा फिनाइल लिथियम। यह है रिएक्शन विद लिथियम, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। और इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। इसमें दो हो सकते हैं। जब भी हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स को, वो रिएक्शन वुड्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। लेकिन यदि सिर्फ आप हेलो एल्केन ले रहे थे तब उसका नाम था वुड्स रिएक्शन। अभी हम यहाँ पर हेलो एरिन्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है। एक का नाम होता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें एक लेंगे, वन लेंगे हेलो एरिन एंड वन लेंगे हम हेलो एल्केन। मतलब एक हेलो एरिन्स रिएक्ट करेगा एक हेलो एल्केन के साथ विथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और कंडीशन होगी ड्राई ईथर की। इस रिएक्शन का नाम बोलेंगे ड्राई ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल वो वुड्स फिटिग रिएक्शन के नाम से, जैसे क्लोरीन है रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म क्लोरीन, और ये है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये देखिए दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन दो सोडियम एटम के साथ रिएक्शन करके 2NaCl, और ये CH3 इस जगह पर आ जाएगा, रिंग पर जुड़ जाएगा CH3 + 2NaCl, ये बन गया है टॉल्यूइन। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया वुड्स फिटिग रिएक्शन के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा कि वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक लेते हैं हेलो एरिन्स और एक लेते हैं हेलो एल्केन, दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन कराते हैं। इसी में सेकंड है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में हम दोनों मॉलिक्यूल्स हेलो एरिन्स के ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें ब्रोमो बेंजीन रिएक्ट विथ 2 सोडियम एटम, यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे 2 लिख देने से भी काम हो जाएगा। 2 ब्रोमो बेंजीन + 2Na, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार एग्जाम में इस तरह से भी आता है ब्रोमो बेंजीन + Na, इसको कंप्लीट कीजिए तब आपको वहाँ पर 2 भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन सेम ही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। ये दोनों ब्रोमीन सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाएंगे और ये बन जाएगा आपका कंपाउंड +2NaBr। दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई हैं, इसको हम नाम देते हैं डाइफिनाइल, या बाइफिनाइल भी लिख सकते हैं या फिर डाइफिनाइल लिख सकते हैं। तो ये था रिएक्शन विद सोडियम, वुड्स फिटिग रिएक्शन, और जिसमें दोनों मॉलिक्यूल हेलो एरिन्स के यदि रिएक्शन कर रहे हैं तो वह सिर्फ फिटिग रिएक्शन कहलाता है, और इस केस में हम डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर। तो इसमें हम सिर्फ आयोडो एरिन्स को ही रिएक्शन कराते हैं, और इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द फिटिग रिएक्शन। बस वहाँ पर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे थे, यहाँ पर कॉपर के साथ रिएक्शन कराना है, और ये इसमें भी 2 आयोडो एरिन्स लेना है, रिएक्शन कराएंगे आयोडो एरिन्स के साथ, कॉपर के साथ हीट कर देंगे। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपने फिटिग रिएक्शन में था डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हुआ, प्लस ये क्यूप्रस आयोडाइड। तो यहाँ पर भी ये डाइफिनाइल, एंड दिस रिएक्शन इज़ नोन एज उल्मैन रिएक्शन। उल्मैन रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है यदि हम कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हेलो एरिन्स अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन। इनका रिडक्शन भी होता है, जैसे
और रिडक्शन जनरली रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। हमने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, इसको रिएक्शन करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं हेलो एल्केन के कंपैरिजन में, तो पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। और जनरली जब हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर निकिल सोडियम निकिल एल्यूमिनियम एलॉय का यूज करते हैं, निकिल एल्यूमिनियम एलॉय इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। टू फॉर्म रिडक्शन होगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म HCl, और दूसरा हाइड्रोजन जहाँ से क्लोरीन गया है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें फॉर्मेशन होगा बेंजीन। तो ये रिएक्शन काफ़ी यूजफुल होती है। कभी कभी हमें मान लीजिए बेंजीन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम पहले बेंजीन में, इसके बाद फिर जो भी वहाँ पर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस रिएक्शन को रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होगा, मीन्स द अदर देन क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन जो हैलोजन है उसको छोड़ करके बाकी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, और या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वे वहाँ अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो अब सबसे यह है कि जो हैलोजेंस होते हैं दे आल्सो आर हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स, सो दे आल्सो वांट टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ये भी मतलब हैलोजेंस क्या करते हैं, इंडक्टिव फैक्ट के द्वारा, माइनस जो इंडक्टिव फैक्ट होता है यहाँ पर, उसके द्वारा अपने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहते हैं। फिर भी हेलो एरिन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यदि मान लीजिए बेंजीन से यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो बेंजीन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए था। मीन्स जैसे यदि ये क्या है, बेंजीन रिंग है और ये क्लोरीन है, यदि ये अपनी तरफ यदि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो फिर यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स अब तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर दो इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ऊपर की ओर जैसे वर्क करेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -I इफेक्ट। -I इफेक्ट के कारण क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। लेकिन वहीं रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है, और इस रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो डीलोकलाइजेशन आप पहले भी देख चुके हैं किस तरह से होता है, और इस वजह से क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद ये पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ क्लोरीन पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ये इधर ये इधर। इसके बाद फिर आगे भी और इसी तरह से शिफ्टिंग हो जाएगा, फिर से ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो +R है, +R इफेक्ट होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग और हेलो एरिन्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन जो भी है हेलो एरिन्स को डीएक्टिवेट कर रहा है। क्यों, मतलब ताकि ये रिएक्शन ना हो। लेकिन रेजोनेंस क्या कर रहा है, रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है, तो ये इसे एक्टिवेट कर रहा है रेजोनेंस। तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में वर्क कर रहे हैं। लेकिन नेट तो अब जब स्ट्रॉन्गर कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट तो मोर स्ट्रॉन्गर पाया जाता है। जो I इफेक्ट है मोर स्ट्रॉन्गर देन
रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पाया जाता है। तो नेट क्या होगा रिएक्शन में, डीएक्टिवेशन ही पाया जाएगा। मीन्स यदि आप बेंजीन से, इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल हेलोएरिन्स पाए जाते हैं कि दे बिकम लेस रिएक्टिव दैन बेंजीन, बेंजीन के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो वही है, हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव दैन बेंजीन टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में फास्ट होगा, हेलोएरिन्स में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट रेजोनेंस का अपोज कर रहा है और ये इंडक्टिव फैक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट भी है, जिस वजह से नेट टोटल हमें क्या मिल जाता है, डीएक्टिवेशन ही रिएक्शन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लेकिन फिर भी क्या होता है, हेलोएरिन्स है तो स्ट्रॉन्गर, फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं। क्यों शो करता है ये, इसमें अब दो तरह से प्रोडक्ट होते हैं। यदि मान लीजिए रेजोनेंस यदि यहाँ पर सिर्फ अप्लाई करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। मिस ये कहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और पैरा पोजीशन ज़्यादा मतलब सिमेट्रिक होता है, इसलिए निश्चित है कि पैरा पोजीशन हमें जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है वो तो बेंजीन से कम हो गई, मतलब रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बट जो ओरिएंटेशन है, मतलब जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट वर्क कर रहे हैं और अपना दोनों यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट जो पॉजिटिव रेजोनेंस है वह ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इसे कंट्रोल कर रहा है। और यही कारण है कि हेलोजेंस जो होते हैं दे बिकम्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ये मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की ओर भेज देंगे और नेट रिएक्टिविटी हेलोएरिन्स की कम हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ऑल्दो हेलोजन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप yet it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution reaction. Why? तो उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा इन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा, दोनों को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तभी ये क्लियर हो सकता है। अच्छा, अब देखिए इसमें किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन इसमें हेलोजिनेशन है, मीन्स रिएक्शन विद क्लोरीन और ब्रोमीन, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे। और यदि मान लीजिए हमने क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी लिया हुआ है, क्लोरीन लिया तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक सॉल्ट। क्लोरीन ले तो जनरली फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं, और जब ब्रोमीन का यूज करते हैं तो हम फेरिक ब्रोमाइड का यूज कर लेंगे। अब यह है कि सबसे पहले फेरिक क्लोराइड किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर एक FeCl, एक क्लोरीन ले लेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पर ये Cl2 प्लस FeCl3 टू फॉर्म FeCl4 नेगेटिव प्लस क्लोरीन पॉजिटिव। तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्लोरीन रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पर, और पैरा पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर भी पहुंचेगा और पैरा पर भी जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और साथ में मिलेगा ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्लस HCl, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सेकंड इसी तरह से है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन भी कर सकते हैं। नाइट्रेशन में हम हेलोबेंजीन जो हेलोएरिन्स हैं उनको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमोन, ये है ऑर्थो नाइट्रोब्रोमोबेंजीन प्लस पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे सभी जगह पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O मिल जाएगा। तो पैरा यहाँ पर भी सभी जगह पर लगभग पैरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो इसको आप ऑर्थो नाइट्रोब्रोमोबेंजीन पहले प्रोडक्ट को, और पैरा वाले में ऑर्थो पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, ये इसके नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है
सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मीन्स है सब्सटीट्यूशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, और सल्फोनिक ग्रुप को यदि आपको सब्सटीट्यूशन कराना है तो इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इसको हीट करेंगे तो एक तो ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, या ये होता है OSO3H, या फिर इसको SO3H, हाँ ये O नहीं है, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में ये पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा SO3H प्लस H2O। यह है ऑर्थो, या सिर्फ O बस लिखने से भी काम हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी मतलब जो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वह सल्फोनिक ग्रुप बन गया है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट, जबकि पैरा प्रोडक्ट एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये होगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या पहले वाले का नाम लिख सकते हैं 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन मतलब एक तरह से एल्काइलेशन होता है और दूसरा एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो दोनों को देखेंगे। सबसे पहले है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब है एल्काइल ग्रुप को यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, रिएक्शन कराएंगे CH3Cl, यहाँ पर लेंगे एल्काइल हेलाइड, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन या एथेन जो भी है उसका हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसके प्रेजेंस में हीट कीजिए तो जहाँ से ये CH3 ग्रुप जहाँ सब्सटीट्यूट होगा वहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा, तो HCl क्लोरीन के साथ जुड़ करके वह HCl का फॉर्मेशन करेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और ये मिलेगा पैरा प्रोडक्ट पर CH3 प्लस HCl, जिसमें पैरा इज़ द मेजर प्रोडक्ट, मीन्स ये हो गया पैरा क्लोरोटोल्यूइन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, दोनों तरीके से नेम हो सकता है। दूसरा है एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट पूरा नाम इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्केनॉइलेशन। एल्केनॉइलेशन, तो एल्केनॉइलेशन या फिर एसाइलेशन मीन्स एसाइल ग्रुप या एसिटल ग्रुप को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन यहाँ कराएंगे। जैसे ये है ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ CH3COCl, CH3COCl एथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम है एथेनॉइल क्लोराइड, या एसिटल क्लोराइड भी इसका नाम लिखा जा सकता है, कॉमन नेम जनरली एसिटल क्लोराइड ही है। इसको भी सेम तरीके से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर भी हीट कराना है। अब क्लोरीन तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा HCl के रूप में, ये बचा COCH3, ये इसे एसिटल ग्रुप बोलते हैं, तो ये यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा COCH3 प्लस, और ये है ब्रोमो COCH3 प्लस HCl। तो अब ये हेलो एरिन्स मतलब जो है हैलोजन का डेरिवेटिव नहीं रहा, ये बन गया कीटोन क्योंकि CO ग्रुप हो गया है। तो जैसे इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो एसिटोफिनॉन, 2 ब्रोमो एसिटोफिनॉन, और ये प्रोडक्ट ऑर्थो वाला होगा माइनर और पैरा वाला प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट। साथ में HCl निकल जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ द रिएक्शन। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हेलो एरिन्स, जो कि हेलो एरिन्स जनरली क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हैं। बट यहाँ पर भी उसकी कुछ रिएक्शंस जैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्यों होता है, ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है।
वुड्स फिटिग रिएक्शन है, इसके बारे में पढ़िए। फिटिग रिएक्शन है, और जैसे ये कभी कभी इस तरह से सल्फोनेशन आ जाता है, या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।